देखो ऐसा है, આપણે जेको बिना ऑप्शन को जो टेस्ट हो ना, बिना ऑप्शन का जगह 38 टेस्ट है। बिना ऑप्शन वाला टेस्ट हुआ आज, उस पे क्या लिखा है, 2 लिखा है कि 3 लिखा है? 3 लिखा है ना। लेकिन 2 और 3 थोड़े से चेंज हो गए। तो पिछली बार जब आपने फर्स्ट पेपर दिया था, तो आपके अच्छे सवाल ठीक हो रहे थे सारे ही, लगभग आपने अच्छे, सब लोगों ने अच्छा पेपर किया। 2 और 3 आपस में थोड़े एक्सचेंज हो गए क्लरिकल मिस्टेक की वजह से। 2 पर 3 चला गया, 3 पर 2 आ गया, इस वजह से पिछले पेपर में आप लोगों की परफॉर्मेंस थोड़ी सी वीक रही थी, है ना। तो ये वापस हमने 3 2 की जगह हो गया, 2 3 की जगह हो गया। लेकिन इस पेपर का तो आपको पीडीएफ भेज दिया था कि ये मैटर है, इसी में से पेपर आएगा। प्लस टॉपिक का तो आपको पता रहता ही है कि जिस नंबर का टॉपिक है उसी नंबर का जो आपकी किताब है उसमें वो टॉपिक होगा, उसके 10 सवाल एक्स्ट्रा ऐड होते हैं। तो आज जो वो पेपर है, इनमें कुछ सवाल रिपीट भी है, क्योंकि आप जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो रिपीट सवालों की संख्या बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये दायरा है, इस दायरे में रह के हमें थोड़ा तैयारी करना है, ठीक है ना। तो ये पेपर संख्या 3 है, लेकिन आप आज चेक करें, ठीक है। तो देखो, पेपर संख्या 3, 45 सवाल है। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल, हड़प्पा। पहला सवाल देखो, हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी सीमांत का निर्धारण कौन सा स्थल करता है? आप सवाल पढ़ो तो तैयार ना सोचो करो सवाल 2 रो है 100 रो है। आप सवाल पूछना क्या चाह रहा है वो आप समझा करो। उत्तरी सीमांत, उत्तरी उत्तरी का सीमांत का मतलब क्या हो गया? सीमा प्लस अंत, सीमा का अंत, लास्ट, लास्ट स्थल पूछा है। तो आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के चारों पॉइंट याद है आपको। उत्तर में मांडा, दक्षिण में देमाबाद, पूर्व में आलमगीर, आलमगीर पूर्व, पश्चिम में सुत कांगेडोर, सुते कांगेडोर। उत्तर वाला जो मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में है, किस नदी के किनारे है? चेनाब। दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर यूपी के अंदर है हिंडन नदी के किनारे, और पश्चिम में सुत कांगेडर बलूचिस्तान पाकिस्तान, दास्क नदी के किनारे। ये उत्तरी पूछा है, तो उत्तरी का आंसर क्या हो जाएगा? मांडा। क्या हो जाएगा? मांडा, J&K। कौन सी नदी है? चिनाब। आप, मैं तो एक्स्ट्रा ऐसे ही लिख रहा हूँ, आपको तो मांडा ही लिखना था। नेक्स्ट देखो, मलेरिया के साक्ष्य कहाँ मिले? अब सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सा स्थल है जगह हम, बहुत सा क्षेत्र में यहाँ अलग अलग टाइप के एविडेंस मिले। तो मलेरिया का साक्ष्य कटे मिले। आप तो याद रखो, मैं से मलेरिया और मैं से मोहनजोदड़ो। बस, मैं से मलेरिया, मैं से क्या हो जाएगा? मोहने जोदड़ो। मैं से मलेरिया और मैं से मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में पूर्व दिशा के राजा को क्या कहते थे? पिछली बार ही बताया था, पूर्व में पाटलिपुत्रा, बिहार पूर्व में पाटलिपुत्रा का सम्राट अशोक सम्राट। तो पूर्व वाले को क्या कहा जाता था? सम्राट कहा जाता था। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय वीरों का उल्लेख कहाँ मिलता है? पंचवर्षीय वीरों का उल्लेख मोराभिलेख। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रिपीटेशन वाले सवाल की संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसमें 4 5 सवाल रिपीट हो गए। पंचवर्षीय वीरों का उल्लेख कहाँ मिलता है? मोराभिलेख। कौन से विलेख में मिलता है? मोराभिलेख। नेक्स्ट देखो, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया? भगवान बुद्ध ने बौद्ध संघ का स्थापना किया था, लेकिन बौद्ध संघ में जो प्रवेश होने को उपसंपदा बोलते थे। क्या बोलते थे? उपसंपदा। उपसंपदा प्रवेश कर की एंट्रेंस एग्जाम मान लो उपसंपदा। उसमें सामान्य नियम था कि ये तो 15 साल हो। उसके नियम थे कि कौन लोग इसके क्या बन सकते हैं? सदस्य। भाई साधु बनना है, भगवान बुद्ध के साथ रहना है, भिक्षु संघ में जाना, तो उसके नियम थे, हर एक आदमी नहीं जा सकता था। पहली बात तो 15 साल में बुढ़ा होना चाहिए, न्यूनतम आयु कितनी थी? 15। इसके अलावा चोर हथियारा नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं चोरी करके आ गया साधु बन गया। हथियारा नहीं होना चाहिए, ऋणी नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं खूब मजे ले लिए, जो लोग पीछे पड़ गए, वो लाओ पैसे दो तब साधु बन गया। ये नहीं, बीमार नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कोई बीमार व्यक्ति आ गया है। इस तरीके से वो उनका नियम था। दूसरी बात, सबसे पहले पुरुष लोगों को ही एंट्री थी, केवल भिक्षु लोग ही आते थे। महिलाओं का प्रवेश क्या था? निषेध था। तो बहुत टाइम तक ऐसा ही रहा। फिर भगवान बुद्ध के शिष्य थे आनंद और उपाले, तो आनंद ने कहा सर आनंद नहीं आ रहा, महिलाओं को भी क्या करो, इसमें शामिल करो। भगवान बुद्ध ने कहा कि आनंद तुम जिद मत करो, यदि महिलाएं यदि आ गई तो बौद्ध धर्म का यहाँ से पतन हो जाएगा। आनंद ने कहा कि कुछ भी हो जाए, आप
मिलाओ गुरुजी, महिलाओं को भी तो मोक्ष मिलना चाहिए। तो आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रविष्टि करवाई थी, लेकिन ये कहा था कि याद रखना 500 साल के अंदर अंदर बौद्ध धर्म का पतन हो जाएगा। और ये बात ठीक ही निकली। बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण क्या है? महिलाओं की एंट्री। अब आपको कुछ, इतनी क्या गलत बात होगी, महिलाओं ने क्या गड़बड़ कर दिया? अरे महिलाओं ने गड़बड़ नहीं किया, हो गया गड़बड़। गड़बड़ करता कौन है? गड़बड़ होता है। हुआ क्या, बौद्ध भिक्षु रहते थे और साधु और साध्वी आ गई, तो फिर साधुओं का क्या है, मन फिसल गया, और जो बौद्ध संघ है वो व्याभिचार के सेंटर बन गए। जो चीजें छोड़ गए थे वापस वही चीज, तो फिर गड़बड़ हो गया। इसलिए बौद्ध धर्म के पतन के बहुत से कारण है, इसमें एक कारण ये भी है ना, बौद्ध संघ में महिलाओं को ये भगवान बुद्ध पहले बोल के गए थे, है ना, उनको तो पता ही था ना भी ऐसा ऐसा होने वाला है, तो ध्यान रखना। तो बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की थी। वैशाली की एक नगर गणिका थी आम्रपालिका। जब हम पढ़ेंगे तो आम्रपालिका की कहानी बताएंगे आपको। तो वैशाली के अंदर किया था वो आम्रपालिका, जिसके के लिए दो बड़े जो महाजनपद हैं, दो बड़े साम्राज्य, है ना, वो उनकी सेना क्या होगी, आमने सामने हो गई। फिर आम्रपालिका की एक चालाकी, जिसकी वजह से उसने वैशाली को बर्बादी से बचा लिया, क्योंकि वो राजा इसको प्राप्त करने के लिए सेना लेकर आया था। उस राजा को मैसेज भिजवा दिया वैशाली ने कि तुम आप नदी पार करके आ जाओ। तो दोनों तरफ सेना खड़ी रही और राजा दूसरे वेश में आम्रपाली से मिलने के लिए आम्रपाली के महल में चला गया। फिर वो रोज ऐसे मिलते थे, है ना, कभी कभार। वैशाली हो जाएगा बहुत। भिक्षुणी संघ की स्थापना, ध्रुवाधिकरणिक ये हो गया। भू राजस्व, भू राजस्व संग्रह करने वाला जो व्यक्ति था ना, उसको क्या बोलते थे, ध्रुवाधिकरण। उन स्त्रियों को जिन्होंने उपनयन के बाद वैवाहिक जीवन में जाना होता था, उपनयन संस्कार के बाद। वैदिक काल में महिलाओं को उपनयन संस्कार होता था, ऋग्वैदिक काल में ये महिलाओं की अच्छी स्थिति का प्रमाण है। उपनयन संस्कार और शिक्षा विक्षा प्राप्त करती थी, और फिर वो वैवाहिक जीवन में भी जाती थी। हालांकि वो उनको अविवाहित मतलब अनमेरिड रहने का भी अधिकार हुआ करता था, बहुत सारी बातें थी। तो जिनको उपनयन संस्कार के बाद वैवाहिक जीवन में जाना होता था उनको कहते थे सद्यो विहारी। क्या बोलते थे? सद्यो विहारी। क्या बोलते थे? सद्यो विहारी। चोलों के अधीन चतुर्वेदी मंगलम। चतुर्वेदी मंगलम का मतलब हो गया कर मुक्त भूमि। कर मुक्त भूमि, चतुर्वेदी मंगलम। तो क्या था ये कर मुक्त भूमि? कर मुक्त भूमि, कर मुक्त भूमि, जिसे अग्रहार भी कहते थे, चतुर्वेदी मंगलम, है ना, कर मुक्त भूमि। स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख कहाँ मिलता है? स्कंद गुप्त, गुप्त काल में एक राजा हुआ जिसकी जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। मैंने बताया था स्कंद मतलब कंद, और भीत, भीत मतलब भीतरी गांव स्तंभ लेख। ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पड़ता है। तो स्तंभ लेख किस जिले में पड़ता है? तो यूपी के गाजीपुर में पड़ता है। गाजीपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। गुप्तों का जो स्टार्टिंग साम्राज्य था, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार, मतलब पूरी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में इनका एक क्षेत्र था। धर्मपाल द्वारा स्थापित सोमपुर महाविहार कहाँ है? तो आपको बताया था ना, सोमपुर कहाँ है? पहाड़पुर। सोमपुर बिहार राज्य में पड़ता है, पहाड़पुर जगह। दीवाने को ही कै को पकड़ लो, दीवाने को ही मतलब कृषि विभाग था। और दिल्ली सल्तनत में एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। दीवान एक कोही कै कृषि, कोही कै कृषि। नेक्स्ट देखो, इजी है, चिंता नहीं करना है। ये आपके सवाल सीधे 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 आप सवाल आते हैं ना। इधर देखो, दीवाने कोई वाला आ गया, दीवाने कोई वाला रिपीट हो गया ना। दीवाने कोई कृषि एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली सल्तनत का एक राजा, उसके समय की बात है। फिर आप देखो नेक्स्ट सवाल, दीवाने कोई दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा स्टार्ट की। पिछली बार भी आया था, याद है ना। अब पेपर से ऐसे फायदा हो जाता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि इस रेंज में रहकर हमें तैयारी करना है ना। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? बलबन। कौन हो जाएगा? बलबन। पिछली बार भी थोड़ी चर्चा भी किया था, फिर मैंने वो फोटो भी भेजी थी आपके ग्रुप में, देखा आपने? किताब की फोटो भेजी थी, उसमें स्पष्ट जो बातें लिखी हुई थी। भले ही वो आपको दिख रहा है कि वो मतलब छोटा है साइज, लेकिन उसमें जो बातें लिख दी मतलब लिख दिया, एग्जाम में छप गए। तो आपको अक्सर से याद करना है, और वैसे याद ही हम पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। गैर इस्लामिक बलबन। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। देखा आपके सिलेबस में विजयनगर और बैमनी, विजयनगर और बैमनी एमबीटी के टाइम साउथ के अंदर
27 विद्रोह हुए थे, जिसमें विजयनगर और बहमनी, ऊपर बहमनी है नीचे विजयनगर है। एक हिंदू और एक मुस्लिम सल्तनत की स्थापना हुई विजयनगर। अब्दुल रज्जाक किसके टाइम आया, बोलो, पता है क्या, देवराय सेकंड। देखो अपन भूल जाते हैं, मैं जैसे याद करा रहा हूँ वैसे आप याद कर लेंगे तो शायद नहीं भूलेंगे। अब्दुल रज्जाक, देखो रे आ गया ना, रे की नंबरिंग क्या है, 2, तो देवराय सेकंड, ऐसे आप याद रख लो। फिर देखो मीर सैयद अली हमदानी किस शाखा के सूफी थे, तो आपको बताया था कौन सा है, कुबरा बिया। क्या है, कुबरा बिया। क्या है, कुबरा बिया। नेक्स्ट, किसके विरुद्ध बाबर ने चालाक अफगान कहकर हुमायूं को सचेत किया था, तो ये तो आपको बहुत सिंपल है, शेर खां, जो बाद में शेर शाह सूरी के नाम से गद्दी बैठता है। हुमायूं को हुमायूं को 2 युद्धों में पराजित करता है, 1539 चौसा और 1540, याद रखना, चौका, 39 और 40 चौका, चौसे चौसा, और 40 में कैसे कन्नौज या बिलग्राम के हुमायूं को फाइनली हरा के आगरा और दिल्ली पर शेर शाह सूरी के नाम से गद्दीर बैठा, हुमायूं निर्वासित हो गया। अन्य ग्रामों से भूमि जोतने आने वाले कृषक, मैंने बताया था ना, खुद खुद ही जमीन खुद ही जोतते थे, उसको खुदकास्ट बोलते थे। दूसरी वहां जाते थे, उसको क्या बोलते थे, पाही कास्त। क्या बोलते थे, पाही कास्त। तो दूसरे गांवों में जाकर किसान भूमि जोतने वालों को क्या कहते थे, पाई कास्ट। इधर देखो मुगल साम्राज्यों का प्रांतों में विभाजन प्रथम बार किसने किया, तो प्रथम बार अकबर ने किया था। प्रांतों को उस टाइम सूबा कहते थे, कब किया था, 1580। उस टाइम कितने सूबे थे, 12। मुगल साम्राज्य को पहली बार सूबों में बांटा था अकबर ने 1580 में, कितने सूबे थे, 12। थोड़ा याद रख लो, अकबर के टाइम 12। अंतिम टाइम में अकबर ने 3 और जीत लिए थे, ABC, अहमदनगर, बरार और सी से खानदेश। तो अकबर के टाइम कितने हो गए, 15। कितने हो गए, 15, याद रह जाएगा ना। लास्ट टाइम इजाजत जाते कितने हो गए, 15। ऐसे करके टोटल हम पढ़ेंगे, है ना। 20-21 सूबे जो हो जाते हैं अकबर के उसके औरंगजेब के टाइम। औरंगजेब के समकालीन सिख गुरु 9वें गुरु थे तेग बहादुर, जिसे बाकड़ा दे बाबा कहते हैं, है ना। तेग बहादुर ये 9वें गुरु है। कौन से गुरु है, 9वें गुरु। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक नियंत्रण किनके हाथ में था, तो देखो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, तब मराठाओं का जो पेशवा था वो बालाजी बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव तीसरा पेशवा था, बाबा, जिसे नाना साहब भी कहते हैं, नाना। तो बालाजी बाजीराव वो पेशवा था। और इधर से जब मेम साहब लड़ने के लिए आया तो उन्होंने अपने छोरे को भेजा, सदाशिवराव भाऊ, और साथ दे रहा था विश्वासराव भाऊ। तो वास्तविक नेतृत्व था सदाशिवराव भाऊ, किसके किसके पास थी, सदाशिवराव भाऊ। तो याद रखना किसके नेतृत्व में थी, सदाशिवराव भाऊ। पानीपत का तीसरे 1761। सिख शासक रणजीत सिंह ने कोहिनूर किससे प्राप्त किया था, पता है ना, किससे प्राप्त किया था, शाह सुजा से प्राप्त किया था, सुजा शाह सुजा से प्राप्त किया था। फिर लंदन का वह व्यापारी जो 1603 लाहौर, याद है ना, स्थल मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला अकबर के समय, जॉन मिल्डन हॉल। कौन है, जॉन मिल्डन हॉल। नेक्स्ट याद रखो, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर के समय प्रारंभ हुई, इजी सवाल है। भारतीय सिविल सेवा कार्नवालिस, भारतीय सिविल सेवा किसके समय, कार्नवालिस। चिंता नहीं करना, याद हो जाएगा, किसके समय, कार्नवालिस। बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था, भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना करना। भारत में क्या करना, मुस्लिम सत्ता की क्या करना, पुनः स्थापना करना। भारत में पुनः मुस्लिम सत्ता की क्या करना, स्थापना करना, बहावी आंदोलन। नेक्स्ट देखो सैडलर आयोग, आपको ध्यान रखना, सैडलर 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 से 17, और सैंडल कौन पहरे, महिला। तो महिला शिक्षा पर उसमें जोर दिया गया था, शिक्षा आयोग है ये। सैडलर याद रखो, कौन सा है गुरुजी, सैडलर। सैडलर 1917 में आया था, और ये शिक्षा आयोग था, और इसने महिला शिक्षा पर क्या दिया था, बल दिया था, महिला शिक्षा, महिला शिक्षा को बढ़ाना था, याद रह जाएगा। फिर याद रखो 1857 की क्रांति में रुहेलखंड का शासक कौन, आप 1800 की क्रांति पढ़ा तो आप एक ही बात पढ़ा कि देखो अठे क्रांति की जगह में कौन नेता था, कौन दमन करने वाला था, ये सवाल आएगा। तो रुहेलखंड से कौन था, खान बहादुर खान। कौन था, खान बहादुर खान, रुहेलखंड से।
भारत के किसके लिए किस समय पहला फैक्ट्री अधिनियम है? ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बार आया ऐसे। मतलब ये सवाल ऐसे है कि आपको मिलना ना ही मिलना तय है। पहला फैक्ट्री अधिनियम 1881, पता है ना आपको? पहला फैक्ट्री अधिनियम कब है? 1881। फिर सुमेरियन लेखों में मेलुआ शब्द का साम्य किस सभ्यता से? सुमेरिय सभ्यता में वहां शिलालेखों में लिखा गया कि मेलुआ, तो मेलुआ शब्द का साम्य था। मेलुआ वो किसके लिए बोलते थे? सिंधु घाटी सभ्यता। तो मेलुआ का मतलब क्या हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुआ कहते थे। फिर देखो उत्तरापथ, मौर्य काल, उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? मौर्य काल में बताया था ना, 4 प्रांत थे, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, पूर्वी, प्राची और अवंती, ठीक है ना? तो मौर्य काल में उत्तरापथ की राजधानी कौन सी थी? और ये फिक्स है, नेट में पूछे पूछे सुमेलित करना अलावा है, आपको बताया बता। उत्तरापथ की कौन सी थी? तक्षशिला। दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी। अरे दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी, सोना दक्षिणापथ कर्नाटक से प्राप्त करते थे, आज भी कर्नाटक में कोलार की खाने हैं ना, तो है ना। प्राची, पूर्वी पाटलिपुत्र, अवंती, उज्जैन और हाँ, ये सी बी ए 3 शासक है ना मौर्य काल। सी और बी के टाइम तो 4 ही प्रांत थे, चारों की राजधानी। अशोक के टाइम ये एक 5वां प्रांत बन गया था, कलिंग जीता था, जिसकी राजधानी क्या थी? तौसली, ठीक है ना। ये से ऐसे बनाया हुआ आपके। मानसोलास रचना किसकी है? मानसोलास, सोमेश्वर थर्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, है। तो इसका तो हो जाएगा तक्षशिला, उत्तरापंथ की राजधानी, और मानसोलास सोमेश्वर थर्ड। बहुत बार पूछा गया है, सोमेश्वर थर्ड, मानसोलास सोमेश्वर थर्ड, सोमेश्वर थर्ड, मानसोलास सोमेश्वर थर्ड। याद रह जाएगा ना? याद क्यों करे? पता है कैसे याद करना है? दिमाग लगाया आपने कैसे याद करना है? रटने से तो भूल जाओगे, तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि एग्जाम में, कम से कम एग्जाम में तो याद आ जाए। पहली बात, आपको वैसे ही याद रहे, मैंने ऐसे आपको बताया कि आपको ऐसे याद करना है। दे मानसोलास में देखो, ले 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 की आकृति क्या है? 3, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सोमेश्वर थर्ड, ले है। वैसे तो एस एस से एस से सह बनता है, आप सी बना लेंगे, सी की नंबरिंग के 3, ठीक है ना। नेक्स्ट आप आओ, निकोलो कॉन्टी। ये अच्छा सवाल है। निकोलो कॉन्टी किसके समय विजयनगर आया? देवराय फर्स्ट। निकोलो कॉन्टी, कॉन्टी याद कर लो, कॉन्टी। कॉन्टी को कैसे करना है? क्या कबूतर है ना, 1 नंबर पे आता है, इसलिए फर्स्ट है देवराय, क्योंकि वहां दो दो देवराय है। फिर देखो अकबर ने किसको युग प्रधान की उपाधि दी? जैन चंद्र, जैन चंद्र सूरी। जैन विद्वान था, युग प्रधान जैन चंद्र सूरी। और जगत गुरु की उपाधि किसको दी थी? हीर विजय सूरी। शाबाश, हरि विजय सूरी। फिर देखो, तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? श्रीनाथ किसके दरबार में थे? देवराय सेकंड। ये किसके दरबार में थे? देवराय सेकंड। सर देवराय सेकंड का भी एक सवाल आया था। अब्दुल रज्जाक, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड के टाइम आया। श्रीनाथ भी देवराय सेकंड के दरबार में रहता था। तारीख रसीदी याद है ना? तारीख रसीदी, मिर्जा हैदर, दो गलत। क्या है? मिर्जा हैदर, मिर्जा हैदर, दो गलत। मिर्जा हैदर, दो गलत। मिर्जा हैदर, दो गलत, दो गलत, याद रख लो। मिर्जा हैदर, दो गलत। तारीख शेरशाही आपको याद है? अब्बास खां सरवानी, अब्बास खां सरवानी, आपको याद है ना? ये बुक है अब्बास खां सरवानी, जिसमें तारीख शेरशाही जो है उसकी बुक लिखता है, सॉरी, तारीख शेरशाही जो बुक लिखता है वो अब्बास खां सरवानी व्यक्ति है, राइटर है। और इन बुकों शेरशाह सूरी के बारे में बहुत सारी जानकारी मिले है ना, ठीक है। गडकरी विद्रोह कहाँ हुआ? गडकरी, अभी हमारे एक नेता है ना बीजेपी के, नितिन गडकरी, कहाँ से है? महाराष्ट्र से। इसका मतलब गडकरी वहां महाराष्ट्र क्यों गए? तो महाराष्ट्र तो ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में घटा गुरु जी,
शाबाश। कोल्हापुर, क्या है कोल्हापुर? कोल्हापुर कहाँ है? महाराष्ट्र। देखिए, विद्रोह होगा तो कोलाहल होगा ना। सुनो, अरे गडकरी, विद्रोह होगा तो कोलाहल होगा ना, कोलाहल। तो कोल्हापुर, एक महाराष्ट्र में सोलापुर भी है, कोल्हापुर भी है, सोलापुर है, लेकिन गडकरी विद्रोह कहाँ हुआ? कोल्हापुर। ये नेक्स्ट 36वां सवाल अच्छा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक प्रासंगिक नाम क्या है? सर्वाधिक प्रासंगिक नाम, देखो ऐसा है, क्या लिखा आपने? सिंधु सरस्वती सभ्यता। सुनो इसको, सामान्य नियम है कि कोई भी सभ्यता की खोज करी तो जो सबसे पहले स्थल खोजा जाता है उसके नाम पर उसका नामकरण किया जाता है। इसलिए सबसे पहले इस सभ्यता में हड़प्पा खोजा गया था 1921 में, दयाराम साहनी, ठीक है, रावी नदी के तट पर, पंजाब में, पाकिस्तान वाला पंजाब में। तो इसका नाम लिख दिया गया कि ये हड़प्पा सभ्यता है। बाद में जब खुदाई और करी तो सिंधु नदी और सिंधु नदी की अन्य नदियों के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई। मेन नदी थी सिंधु नदी, इसलिए कि चलो इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता कर देते हैं। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सिंधु बार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन नए रिसर्च हुए, उनमें कहा कि भाई देखो, केवल सिंधु सिंधु को आप जोर दिए जा रहे हो, लेकिन बहुत सारे स्थल सरस्वती नदी के किनारे, मतलब घग्गर नदी के किनारे भी खोजे गए। तो क्या ये ज्यादा ठीक नहीं रहेगा? दोनों को नाम लिख देते हैं, इसलिए ज्यादा प्रासंगिक नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्लियर है? हाँ, तो ज्यादा प्रासंगिक नाम क्या है? सिंधु, सिंधु के साथ सिंधु सरस्वती सभ्यता। ये सवाल किसका सही है? सबका ही सही होगा, 12वीं की किताब में दे रखा है, ठीक है। वैसे आपने पढ़ा है तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। नेक्स्ट देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सर्वाधिक किस प्रजाति के थे? सुनो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में याद रखना, माँ बुआ, माँ आ भू आ, चार है, माँ और बुआ, माँ आ भू आ, चार टाइप के लोगों के कंकाल मिले। माँ से मंगोलाइट, आ से अल्पाइन, भू से भूमध्य सागरीय, और प्रोटोस्टेलाइट। तो लेकिन सबसे ज्यादा कौन से थे? भूमध्य सागरीय। तो याद रखना कौन सा हो जाएगा? भू मध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय प्रजाति के सर्वाधिक थे। ठीक है, हम अलग अलग प्रजाति पढ़ते हैं, हमारी भी एक प्रजाति है, पता है हम किस प्रजाति के हैं? आप और हम किस प्रजाति के? जैसे मंगोलाइट, निग्रेटो, है ना, प्रोटोस्टेलाइट, भूमध्य सागरीय, इस हिसाब से हम नार्डिक है। नार्डिक क्या है? नार्डिक, ना और डी, डी के ऊपर है नार्डिक। नार्डिक, हम नार्डिक है। पंजाब, ये वाला पूरा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये वाला पूरा क्षेत्र, इसमें नार्डिक टाइप प्रजाति के लोग रहते हैं जो सुंदर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि नार्डिक टाइप के लोग क्या होते हैं? सुंदर होते हैं। सही बात है क्या? है? कौन ही सही? है? नहीं, सही में ना, ये लोग है ना, सुंदर है। पंजाब का क्षेत्र है ना, आप देख लो, हमारे पूरी दुनिया में सबसे सुंदर लोग माने जाते हैं। पंजाब के नीचे हमारा राजस्थान हम टच करते हैं, पंजाब हरियाणा राजस्थान, ये सबसे सुंदर लोग हैं। ठीक है, बताओ, पाकिस्तान वाली हीरोइन कितनी सुंदर है, नहीं देखा आपने? है? हमारी भी हीरोइन सुंदर है। ठीक है, इधर चलो आगे बढ़ जाएं। गहनों का जखीरा किस स्थल से प्राप्त हुआ? गहनों का जखीरा पाकिस्तान के अंदर है। कोट दीजिए तो सिंधु घाट, कालीबंगा सभ्यता के समानता वाला है। अल्लादीनो, अल्लादीनो, क्या याद रखना? अल्लादीनो, गहनों गण दियो अल्लादीनो, पाकिस्तान में पड़ता है ये। अल्लादीनो आ जाएगा, स्थल याद करवा देंगे। चांदी के दो मुकुट बार बार पूछा जाता है, RS प्री में तो 10 बार पूछ लियो। चांदी के दो मुकुट कहाँ है? कुणाल, कुणाल कहाँ है? हरियाणा में। चांदी के दो मुकुट कहाँ मिले? कुणाल। धोती पहने मूर्ति स्वास्तिक बर्तन पर मछुआरे का चित्र किस स्थल से प्राप्त हुआ है? क्योंकि आपके सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक साथ है ना, पेपर के साथ सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी से 10 सवाल मिलेंगे आपको। तो धोती पहरेड़ो आदमी है, मछुआरा को चित्र है, स्वास्थ्य को चित्र है, कठे मिली है। मैंने एक, देखो कुछ एविडेंस ऐसे हैं जो मतलब यूनिक है, वो तो एक से ही आप आंसर कर देंगे।
लेकिन मैंने प्रयास किया एक से ज्यादा एविडेंस देता कि आपको आसानी से आंसर तक आप पहुंच जाओ, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है ना। धोती पहरेड़ो आदमी और मछुआरों, मछुआरों को चित्र बर्तन पर और स्वास्थ्य कहाँ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। कौन सा है? हड़प्पा, बताया था ना। मछुआरे से आप पकड़ लोगे हड़प्पा। सर्वाधिक मात्रा में जो वह सोने परखने की कसौटी का साक्ष्य, सोने परखने की कसौटी का साक्ष्य, और सर्वाधिक जो बनावली, बनावली कहाँ है? हरियाणा। बनावली कैसे ध्यान रखना है, सुनो। सोने परखने की कसौटी, सोने से कोई चीज बनाते हैं तो बनावली। और जो जो ठंडा हुआ था, ध्यान है, जो ठंडा हुआ कौन है? हाँ, सोनो बना गर्म करके बनाओ, बनाना से तो जो की जरूरत पड़ सी ठंडो करने वास्ते बनावली। सिंधु सभ्यता के लोग लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे? शाबाश, अफगानिस्तान में एक जगह है बस खां, जहाँ हुमायूं राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था? बख्श खां। तो क्या है? शाह, बख्श खां। फिर याद रखो महाविद्यालय भवन, एक से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा। कॉलेज, सिंधु घाटी सभ्यता में कॉलेज कहाँ मिला है? कॉलेज बड़ा होता है तो बड़ा महाविद्यालय, कॉलेज बड़ा होता है तो मोहन जोदड़ो। कॉलेज बड़ा है तो कुम्हारों के 6 भट्टे, भट्टे की जरूरत पड़ेगी। दाढ़ी वाला साधु, और सबसे बड़ी ईंट, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे तो बड़ी ईंट चाहिएगी, तो सबसे बड़ी ईंट मोहनजोदड़ो में मिली है। महाविद्यालय मोहनजोदड़ो में कुंभकारों के 6 भट्टे और दाढ़ी वाला साधु, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है गुरुजी? मोहन जोदड़ो, मोहन जोदड़ो। नेक्स्ट देखो, रंगपुर गुजरात किस नदी के तट पर स्थित था? सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है रंगपुर, मैंने ब्रैकेट में गुजरात लिख दिया ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए। मादर, कौन सा है? मादर, मदर नहीं, मादर। गुजरात का वह दो स्थल जगह की नदी पूछे अक्सर, मैं बता तो चालू था ना, इंपॉर्टेंट बात है। रंगपुर की नदी पूछे बहुत बार, रंगपुर, मादर। एक लोथल लोथल पूछे, लोथल, लोथल भोगवा। एक धोलावीरा पूछे, धोलावीरा, गुजरात का धोलावीरा है ना? है, ऐसे नहीं, आप ऐसे दौड़ में लट ना मारो। मैं तीनों बता रहा हूं आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। लोथल, लोथल तो भोगवा नदी के किनारे है, बंदरगाह है गोदीवाड़ा। रंगपुर गुजरात का मादर नदी के किनारे। धोलावीरा मानसर और मानहर नदियों के किनारे। याद आया? मानसर और मान, धोलावीरा के अंदर 3 ही चीज याद रखनी है। खेल का मैदान मतलब स्टेडियम, अभिलेख मतलब साइन बोर्ड, ठीक है, याद रखिएगा। फेयर सर्विस के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कई कारण है, लेकिन फेयर सर्विस कह रहा है कि एक फेयर कारण की है, मूल कारण। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, मिले जुले सारे कारक थे, एक कोई जिम्मेदार हम नहीं कह सकते। लेकिन फेयर सर्विस के अनुसार क्या है? क्या है? देखा है? याद है? अरे भाई बताइए, बता तो, चर्चा तो सारी करा। पारिस्थितिकी असंतुलन, क्या कारण बताया? पारिस्थितिकी असंतुलन। फेयर सर्विस के हो कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कारण है? सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण है पारिस्थितिकी असंतुलन। पारिस्थितिकी असंतुलन, पारिस्थितिकी क्या होती है? प्रकृति में पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसान, बहुत सारे जीव जंतु प्रजाति ये आपस में एक जाल बना लेते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है। इसमें कुछ गड़बड़ हुआ, असंतुलन होता ही एक का अस्तित्व दूसरे पे टिका हुआ है, दूसरे का तीसरे पर, इसलिए ये गड़बड़ हुआ तो पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ये 45 सवाल थे, बिना ऑप्शन के थे। बेहद टफ पेपर है, ऑप्शन वाला पेपर होता है उससे टफ पेपर है, क्योंकि इसका मतलब है यदि सवाल आ रहा है, आंसर आ रहा है तो ही सवाल ठीक होगा, अदरवाइज सवाल ठीक नहीं होगा। तो आप दे रहे हैं, ये आपकी हिम्मत को दाद देनी होगी कि आप बिना ऑप्शन का पेपर दे रहे हैं। लोग डर जाते हैं, है ना, लेकिन डरना नहीं है, डरना नहीं है। फिर डरोगे तो फिर क्या मतलब हुआ ना, आरपीसी का पेपर का पैटर्न बदल रहा है, तो डरना तो किसी भी सूरत में नहीं है। तो पेपर तो आपको बहुत अच्छे से, आप अच्छी तैयारी करके दे रहे हैं। तो बात करें आपके कितने कितने सवाल ठीक हो रहे हैं।